यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। गांव की चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे और तेज बारिश की बूंदें छप्पर पर गिर रही थी। सब लोग चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। गांव में ये सब क्या हो रहा है? इस बारिश ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। और मत पूछो, एक तो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, ऊपर से बार बार बिजली भी कट रही है। मैं बिजली कटने की बात नहीं कर रहा हूँ। सुना है कालीदह के जंगल में परसों एक आदमी की सिर कटी लाश मिली है। क्या ये बात सही है? हाँ प्रधान बाबू, बात बिल्कुल सही है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि कल रात फिर एक सिर कटी लाश मिली है। सुना है वो लड़का पहले वाले मृतक का छोटा भाई था। भगवान जाने आज फिर किसकी लाश मिलेगी। अरे चुप भी करो, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो। उसी समय बारिश में भीगता हुआ एक आदमी वहां पहुंचा। उसका नाम अर्जुन था। नमस्कार काका बाबू। ग्राम प्रधान हरिनाथ ने अर्जुन की तरफ देखा। अरे अर्जुन, नमस्कार। इतनी रात हो गई, तुम अभी लौटे हो? हाँ काका बाबू, ट्रेन बहुत देर से पहुंची। भगवान जाने हमारी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। चौपाल पर बैठे लोगों के चेहरे उदास थे। हरिनाथ बोले, गांव में एक के बाद एक मौतें होती जा रही हैं। मौत तो एक दिन सबको स्वीकार करनी पड़ती है बेटा। लेकिन इस तरह एक के बाद एक मौत होना बहुत डरावनी बात है। अर्जुन ने सिर हिलाया। प्रधान बोले, अब तुम यहाँ ज्यादा देर मत करो, काफी रात हो गई है। तुम्हें कालीदह का जंगल पार करके घर जाना है। ठीक है काका बाबू, मैं चलता हूँ। अर्जुन वहां से पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था। बारिश लगातार हो रही थी। रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर से आती सियारों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन के मन में घर की बातें चल रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर पहुंचकर वह अपने परिवार को कैसे संभालेगा। कुछ देर बाद वह कालीदह के जंगल के पास पहुंच गया। दिन के उजाले में भी यह जंगल काफी डरावना लगता था, लेकिन आधी रात में तो यहाँ कदम रखना भी मुश्किल था। यही वह जंगल था जहाँ अर्जुन के बड़े बाबा रामलाल की लाश मिली थी और कल रात उसके छोटे चाचा गोपाल की भी लाश इसी जंगल में मिली थी। अर्जुन के घर की दूरी अब सिर्फ 1 किलोमीटर थी। उसने गहरी सांस ली और जंगल के अंदर जाने लगा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर पहुंच रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक उसकी नजर दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी पर पड़ी। अर्जुन वहीं रुक गया। इतनी रात को यहाँ रोशनी? फिर उसे समझ आया, वह माधव काका की चाय की दुकान थी। माधव काका पिछले 30 साल से इसी जंगल के किनारे चाय की दुकान चलाते थे। यह रास्ता 2 गांवों को जोड़ता था, इसलिए हाट बाजार वाले दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलती थी। अर्जुन को उन्हें देखकर थोड़ी राहत मिली। माधव काका उसे बचपन से जानते थे। जब अर्जुन छोटा था और अपने दोस्तों के साथ उनकी दुकान पर आता था, तो माधव काका उसे 2-2 लड्डू दिया करते थे। अर्जुन दुकान के पास पहुंचा। नमस्कार काका बाबू, कैसे हैं आप? माधव काका कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, अरे बेटा, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? अर्जुन ने उनकी तरफ ध्यान से देखा। उनका चेहरा बहुत उदास था। काका, आपका मन इतना उदास क्यों लग रहा है? माधव काका धीरे से बोले, क्या बताऊं बेटा, आजकल दुकान का हाल भी अच्छा नहीं है। लोग उधार लेकर चले जाते हैं, पैसे कोई वापस नहीं करता। अर्जुन बोला, काका, एक कप चाय मिल जाएगी? आपके हाथ की बनी गाढ़ी चाय मुझे बहुत याद आती है। शहर में ऐसी चाय कहीं नहीं मिलती। उन्होंने चाय बनाई और अर्जुन के सामने रख दी, लेकिन चाय देते समय अर्जुन ने उनकी आंखों की तरफ देखा। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर अजीब सा गुस्सा था। अर्जुन को अचानक डर महसूस हुआ। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर माधव काका बोले, बेटा, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? अर्जुन ने कहा,
हाँ काका सुनाइए। माधव काका धीरे धीरे बोलने लगे। करीब 9 दिन पहले मेरी दुकान पर एक आदमी आया था। उसने एक चाय और बिस्कुट का पैकेट लिया, सब कुछ खाया और बिना पैसे दिए जाने लगा। मैंने उससे कहा, अरे दादा, चाय के पैसे तो देते जाओ। उस आदमी ने कहा, अभी पैसे देना जरूरी है क्या? गांव छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ, उधार में लिख लो। माधव काका बोले। मैंने कहा, हर कोई यही कहता है। मेरी उधार की कॉपी भर गई है, पूरे 1 साल से तुम्हारे पैसे बाकी हैं। आज बिना पैसे दिए कुछ नहीं मिलेगा। उस आदमी को गुस्सा आ गया, वह चिल्लाया, माधव, बहुत बोल रहा है तू, खाते में लिख दे, बाद में पैसे दे दूंगा। मैंने मना कर दिया। तभी उस आदमी ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। तभी मैं पास पड़ी एक ईंट पर जा गिरे। मेरे सिर में गहरी चोट लगी। मैं जमीन पर पड़े रहे, लेकिन वह आदमी मेरी मदद करने के बजाय जोर जोर से हंस रहा था। अर्जुन चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। उसने पूछा, फिर क्या हुआ काका? माधव काका ने धीरे से अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने मुझे मार डाला। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। माधव काका बोले, फिर किसी की नजर पड़ने से पहले उसने मेरी लाश को जंगल के अंदर एक गहरे गड्ढे में दबा दिया। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। माधव काका की आवाज और भारी हो गई। मेरी आत्मा बदले की आग में जलती रही। मैंने कसम खाई कि उस आदमी के पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, काका फिर? माधव काका ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें अचानक और लाल हो गईं। वह बोले, और कल रात मैंने उसी आदमी के छोटे भाई को मार दिया। अर्जुन के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन माधव काका अभी भी उसे देख रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। वह कुछ पल के लिए चुप हो गए। बाहर बिजली जोर से चमकी और उसी रोशनी में अर्जुन ने माधव काका का चेहरा देखा। उनके चेहरे पर अब इंसान जैसा भाव नहीं था। माधव काका ने धीरे से कहा, वे कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे बड़े बाबा रामलाल और तुम्हारे छोटे चाचा गोपाल थे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। माधव काका धीरे धीरे अपनी जगह से उठने लगे और फिर उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अब तुम्हारी बारी है अर्जुन। माधव काका की बात सुनकर अर्जुन पूरी तरह डर गया था। वह धीरे धीरे पीछे हट रहा था। काका, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? माधव काका चुपचाप उसे देखते रहे। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, मेरे बड़े बाबा ने आपको जानबूझकर नहीं मारा था। आपने उनसे अपना बदला ले लिया, मेरे चाचा को भी मार दिया। फिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? माधव काका की आंखों में गुस्सा था। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। काका, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आप भी मुझे बचपन से जानते हैं। कुछ पल तक वहां बिल्कुल सन्नाटा रहा। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। काका, मेरे पिता नहीं थे। आपने हमेशा मुझे अपने बेटे जैसा माना है। जब मैं छोटा था तब आप मुझे लड्डू दिया करते थे। फिर आज मुझे क्यों मारना चाहते हैं? अर्जुन की बात सुनकर माधव काका अचानक शांत हो गए। उनके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, तू अपने बड़े बाबा और चाचा जैसा नहीं है। अर्जुन चुप रहा। माधव काका बोले, तू बहुत अच्छा लड़का है। इस रामपुर गांव में तू ही एक ऐसा इंसान था जिसने मुझे हमेशा अपना समझा। मैं तुझे अपने बेटे जैसा मानता था। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। माधव काका ने कहा, जा बेटा, अपने घर चला जा
और हमेशा सच्चाई और इंसानियत के रास्ते पर चलना। अर्जुन ने धीरे से पूछा। काका, क्या आप मुझे सच में जाने देंगे? माधव काका ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ बेटा। इतना कहते ही उनका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। कुछ ही क्षणों में माधव काका का पूरा शरीर धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने डरते हुए चारों तरफ देखा। माधव काका कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर उसकी नजर चाय की दुकान पर पड़ी। अभी कुछ देर पहले वहां एक टिमटिमाती हुई रोशनी जल रही थी, लेकिन अब दुकान पूरी तरह अंधेरे में थी। अर्जुन धीरे धीरे दुकान के पास गया। उसने अंदर झांक कर देखा। वहां कोई नहीं था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। कप प्याले धूल से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुकान कई दिनों से बंद पड़ी हो। अर्जुन को समझ नहीं आया कि कुछ देर पहले वह किसके साथ बैठकर चाय पी रहा था। उसने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। अर्जुन तेजी से जंगल के रास्ते पर चलने लगा। किसी को ठीक से नहीं पता, एक रात उनकी दुकान अचानक बंद हो गई थी। उसके बाद माधव काका कभी दिखाई नहीं दिए।